हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन से। इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इस बुक के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप जानते होंगे कि एम लक्ष्मीकांत जो है वो यूपीएससी का एक सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाती है। ये वाली बुक, इसको यूपीएससी की बाइबल बुक भी कहा जाता है। अब इस बुक को जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सेम वही कोशिश करेंगे कि हमारा एक भी पॉइंट मिस ना हो, और बुक के थोड़ा सा बियॉन्ड लेवल जाकर भी बात करेंगे, बेसिक्स के साथ इसको कवर करेंगे। तो काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको इंडियन पॉलिटी को कवर करते हुए। दूसरी कोशिश हम लोग इसमें ये रखेंगे कि जब हम पॉलिटी को, इस वाली बुक को इस तरीके से ख़त्म करने की अप्रोच या फिर इस तरीके से पर्टिकुलर चैप्टर को देखने की अप्रोच अपनाएंगे कि प्रीलिम्स में हमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो अगर कोई भी क्वेश्चन इस बुक से आता है। दूसरी चीज़, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारी पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी और आईआर का पेपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कोर कॉम्पोनेंट है यूपीएससी का और उससे हर जगह क्वेश्चंस आपको निकल कर आ सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे की अगर आप बात करो या फिर आप जीएस पेपर 2 की बात करो, आप एथिक्स की बात करो, और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो ये बुक भी हम उस तरीके से कवर करेंगे कि आपके बेसिक्स सारे कवर हो जाएंगे। बेसिक्स में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये बुक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हमें ये 11 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पकड़ते हैं इसका, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, या फिर पूरी लक्ष्मीकांत की अगर हम लोग बात करें, जो हम सीरीज़ है पूरी चलाएंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब जैसे जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है कि हम जो मॉडर्न इंडिया की कोई बुक पढ़ते हैं या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर में चीज़ें कवर हैं। अब अगर हम लोग हर एक वर्ड की डेप्थ में अगर जाने लगेंगे तो पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर पूरी की पूरी पॉलिटी हम लोग इसी चैप्टर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो मैं आपको बियॉन्ड जाकर बताऊंगा, लेकिन कहीं पर जब मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोग इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर करेंगे, जब हम लोग उस बुक को कवर करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी कवर करने को मिलेंगी। तो फिर ये तो हो गई फर्स्ट चैप्टर की बात। जर्नल पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ वे में कुछ चीज़ों के बारे में गिवन होगा। जैसे कहीं पर सिर्फ जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में एक आपको जिस्ट मेंशन होगी, एक झलक देखने को मिलेगी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का एक पूरा का पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, तो डिटेल से हम लोग उधर बात करा करेंगे जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वरना ऐसे तो एक एक पैराग्राफ में हमें 100 आवर्स के लेक्चर बनाने पड़ेंगे और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि इस बुक को डील करना, एक अप्रोच के साथ पढ़ना, वो भी एक मैटर करता है कि ऐसा नहीं आप लाइन बाय लाइन कुछ भी पढ़ते चले जाओ। किस तरीके से हमें वर्ड्स को देखना है और ये समझना है कि एग्जामिनर हमारे साथ कहाँ चालाकी करके एक पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करके एक स्टेटमेंट देकर हमें ट्विस्टिंग सिचुएशन में डाल सकता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन आकर हम लोग गलत ऑप्शन को मार्क कर आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल मेरी कोशिश आपको समझाने की जो पॉलिटी है उसकी यही रहेगी कि हम लोग बेसिक्स अपने इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके चलें कि हमें फ्यूचर में किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए और बार बार चीज़ों का रट्टा ना लगाना पड़े। तो इस सब्जेक्ट का भी मैं आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। कोई भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं अपने। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। तो शुरू में राइटर हमसे कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे, ये जैसे ब्रिटिशर्स हैं, ये इंडिया में आते हैं 1600 में, 1600 ईयर में ये लोग इंडिया में आते हैं। और किस फॉर्म में ये लोग इंडिया में आते हैं? ये लोग इंडिया में आते हैं ट्रेडर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो शुरू में अगर हम लोग कहें कि ब्रिटिशर्स किस फॉर्म में इंडिया में घुसे थे, एंटर किया था उन्होंने, तो उन्होंने ट्रेडर्स यानी व्यापारियों की फॉर्म में उन्होंने इंडिया में एंट्री की थी। और इन्हीं ब्रिटिश ट्रेडर्स की
जो कंपनी का नाम था, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 में आते हैं, किस फॉर्मेट में, ट्रेडर्स की फॉर्म में, और उनकी प्राइवेट कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंडिया में एंटर करती है, तो इनको ट्रेडिंग राइट्स दिए जाते हैं थ्रू अ चार्टर। अभी हम लोग देखेंगे कि चार्टर क्या होता है। थ्रू अ चार्टर, चार्टर मतलब एक तरीके से ऑर्डर, आप उसको कह लो, फरमान कह लो, जो ब्रिटिश मोनार्की इनको देता था। अभी हम लोग ये सारी टर्म समझेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि इनको थ्रू अ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ऑर्डर इनको ट्रेडिंग राइट्स दिए गए इंडिया में आने के लिए, इस प्राइवेट कंपनी को, कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, और एक्सक्लूसिव राइट दिए गए कि ये एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी है और इंडिया जैसी एक कंट्री में ट्रेड करने का होल एंड सोल राइट सिर्फ इसी कंपनी के पास होगा, ऐसा उस चार्टर में, ऐसा उस ऑर्डर में बोला गया। क्वेश्चन ये उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो परमिशन थी इंडिया में एक्सक्लूसिव ट्रेड करने की, ये दी किसने? तो स्क्रीन पे जिनकी आप ये फ़ोटो देख रहे हो, ये उस टाइम पे इंग्लैंड की, या अगर आपका वो ब्रिटेन की क्वीन थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन, इन्होंने ही वो चार्टर साइन करा था और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग करने का एक्सक्लूसिव राइट दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यही चीज़ें हमने पढ़ी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आते हैं 1600 ईयर में ट्रेडर्स की फॉर्म में, और ये ट्रेडर्स की जो फॉर्म थी ये कौन सी कंपनी को सिंबलाइज करती थी? ये सिंबलाइज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग भी देखा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था इंडिया में ट्रेड करने का। सिर्फ मतलब यही कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, और किसके बेसिस पे ट्रेड कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? चार्टर। चार्टर मतलब एक रॉयल ऑर्डर। अभी हम लोग सारी ये जो टर्म्स दे रखी हैं सबके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चार्टर की वजह से इनको एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला इंडिया के अंदर, और ये चार्टर इनको ग्रांट किसने करा था, मतलब किसने दिया था? तो इंग्लैंड की या ब्रिटेन की अगर आप कहो, उस टाइम पे जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, इन्होंने ये एक ऑर्डर कहो या फिर आप इसको फरमान कहो, ये चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि यार तुम हो कौन चार्टर ग्रांट करने वाली? इंडिया में आप इंडियन रूलर से ना पूछकर, अगर हम लोग कहें ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंडियन रूलर से पूछना चाहिए ना कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग स्टोरी क्या देख रहे हैं? पिक्चर हमें ऐसी दिख रही है कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो हैं वो चार्टर ग्रांट कर रही है। तो क्वेश्चन भाई ये उठता है कि मैम आप हो कौन, मतलब क्या इंडिया में डिसीजन लेने की आपकी वर्थ क्या है? तो इसका आंसर जानने के लिए एक स्टोरी की फॉर्मेट में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में देखो इधर इस सब्जेक्ट में पॉलिटी के कंटेक्स्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, वरना ये चैप्टर मैंने आपको बताया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की फॉर्मेट ले लेगा और फिर तो घंटों बाय घंटों यही सब चलता रहेगा। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का डिटेल से बात हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में करेंगे, लेकिन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में फर्स्ट चैप्टर में इतना बैकग्राउंड मैं आपको दे दूंगा कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांट करा गया था। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं कि रॉयल चार्टर होता क्या है। देखो, रॉयल चार्टर एक फॉर्मल ग्रांट होता है, फॉर्मल ऑर्डर होता है जिसको लेटर्स की फॉर्मेट में इशू करा जाता है। जैसे आप देख रहे हो, लेटर्स की फॉर्मेट में इसको इशू करा जाता है। इसको इशू करने वाली जो अथॉरिटी है, ये जो रॉयल चार्टर है, स्पेसिफिकली एक चीज़ आप याद रखना, ये यूके के लिए या ब्रिटेन जिसको हम लोग कहें उस कंट्री के कंटेक्स्ट में ये टर्म यूज़ होती है रॉयल चार्टर। वहाँ का जो मोनार्क होता है वो इन लेटर्स को फॉर्मल तरीके से इशू करते हैं। किस लिए? कोई भी लॉ बनाने के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आया कि मोनार्क इसे इशू करते हैं। देखो, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही यूके या फिर ब्रिटेन अगर हम लोग जिसको कहें, या अगर आप इंग्लैंड कहो, तो वहाँ पर मोनार्की होता है या आप कहो मोनार्क होते हैं। अब जो मोनार्क होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है। अगर वो फीमेल है तो सिंपली सी बात हम उसको कहेंगे क्वीन, अगर वो मेल है तो हम उसको कहेंगे किंग। अब हमने देखा जैसे
1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांट करा गया तो वो ब्रिटिश मोनार्क ने करा था, और ब्रिटिश मोनार्क में उस टाइम पे फीमेल थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा ये मोनार्की क्या होता है। तो मोनार्की, आप एक चीज़ याद रखना कि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मोनार्की ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में एक कॉमन टर्म होती है जो किंग के लिए भी और क्वीन के लिए भी कॉमन होती है। तो क्वीन एलिजाबेथ वन को हम लोग ब्रिटेन की मोनार्क भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा रॉयल चार्टर मोनार्क इशू करते थे लेटर्स की फॉर्मेट में, ताकि कोई जो पब्लिक लॉज हैं उनको फॉर्मुलेट करा जा सके, उनको इम्प्लीमेंट करा जा सके। तो हमने देखा ब्रिटिश मोनार्क पास्ट में रॉयल चार्टर्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे पब्लिक के लिए कानून बनाने के लिए। और एक ऐसा ही बहुत ज़्यादा फेमस चार्टर जो इंग्लैंड में अभी तक हुआ है उसका नाम है ब्रिटिश मैग्ना कार्टा, ग्रेट चार्टर ऑफ 1215। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को वर्ल्ड का एक तरीके से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे कोई ऑप्शन में पूछे कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो ऑफिशियल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट एक तरीके से इसे ही माना जाता है, ब्रिटिश मैग्ना कार्टा ग्रेट चार्टर ऑफ 1215। ठीक है, ये 1215 में आया था। तो हमने देखा शुरू में तो जो चार्टर थे इंग्लैंड के अंदर वो पब्लिक के लिए कानून बनाने के लिए यूज़ होते थे, लेकिन 14th सेंचुरी के बाद ये प्राइवेट एक्ट्स की तरह भी यूज़ होने लगे थे। मतलब अगर जैसे सपोज करो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग एग्जांपल लेकर बात करें कि एमसीडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली अगर बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इन बॉडीज़ को बनाने के लिए भी चार्टर ग्रांट करा जा सकता था ब्रिटिश मोनार्की के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो अभी तक जो ब्रिटिश मोनार्की है पास में लेकर अभी तक 1000 से ज़्यादा रॉयल चार्टर्स को ये लोग प्रोमलगेट, ये लोग एक तरीके से पास कर चुके हैं जो मोनार्क हैं। और प्रेजेंट टाइम्स में 1000 में से पास हुए 750 जो चार्टर हैं वो आज भी एग्जिस्टेंस में हैं। ठीक है, तो ये आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना। एक थोड़ी सी बात हम लोग मैग्ना कार्टा की भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैग्ना कार्टा जिसको द ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है, ये हिस्ट्री में अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने पहली बार, अगर हम लोग बात करें पहली बार पॉलिटिकल सिस्टम के कंटेक्स्ट में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करे जो आज से पहले वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं थे। जैसे कानून की नज़रों में हर कोई इक्वल है, इवन द किंग। मतलब जैसे अगर किंग ने कोई गलती करी है, गलती कह जैसे सपोज करो कोई क्राइम करा है, मर्डर कर दिया, अब वो ये कहकर नहीं बच सकता कानून से कि मैं किंग हूँ तो मैं तो मर्डर कर सकता हूँ। तो लेकिन पहले ऐसा होता था, जो किंग होते थे वो इस तरीके की अपनी पावर्स को, अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करते हुए वो कुछ भी करते थे। लेकिन मैग्ना कार्टा ने ये इस्टेब्लिश करा कि हर कोई कानून की नज़रों में इक्वल है, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, इवन द किंग। ठीक है, किंग भी। दूसरा, इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स देने चाहिए ताकि वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकें, और इन्हीं राइट्स को हम लोग प्रेजेंट टाइम्स में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन से ही हमने बोरो करा था। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट एक्चुअली हमने यूएसए से बोरो करा था, लेकिन ब्रिटेन पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ पर इंडिविजुअल्स को राइट देने की बात करी गई थी। ठीक है, तो बोरो हमने यूएसए से करा था, ये आप याद रखना, गलती से बोल गया मैं, सॉरी। और ब्रिटेन हमने बात करा कि पहली ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिविजुअल्स को राइट देने की बात करी थी मैग्ना कार्टा के डॉक्यूमेंट के अंदर। और अगला है राइट टू जस्टिस देने की बात करी गई थी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन अगर पुअर है तो वो जस्टिस को एक तरीके से सीख ना कर सके। जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो हर किसी की लाइफ में एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैग्ना कार्टा में बात करी गई थी। और लास्ट बात करी गई थी इसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल की। राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो ये किंग है और ये किंग का बेटा है। अब किंग के बेटे ने सेम कोई क्राइम कमिट करा, जैसे मर्डर। ठीक है, तो अब वो ये नहीं बोल सकता कि क्या मेरे पापा को जानते हो, वो किंग है,
वो चाहे तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, ठीक है। फेयर ट्रायल का मतलब ये है, अगर किसी ने कोई भी जुर्म करा है तो कानून की नज़रों में उसको उतनी ही सज़ा दी जाएगी जिस तरीके का उसने क्राइम कमिट करा है, ठीक है। तो सज़ा किसी पर्सन की पोजीशन को देखते हुए कम ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जिसका जैसा क्राइम उसके लिए वैसी ही सज़ा होगी, मतलब वैसी ही पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करी जाएगी उस इंडिविजुअल के ऊपर। तो इस तरह की जो कुछ बातें थी ये आज तक किसी कंट्री में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं आई थी। अब क्योंकि प्रेजेंट जो कंट्रीज़ हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी की सारी बातों को कोर वैल्यूज़ मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। आप खुद देखो, चाहे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, उसमें देखो ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लिखी रहती हैं। लॉ का टॉपिक जो होता है वो गिवन होता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाती है, इंडिविजुअल राइट्स की बात करी जाती है, जस्टिस के कंसेप्ट की बात करी जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और फेयर ट्रायल के कंसेप्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जाता है। तो इसी के बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैग्ना कार्टा एक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, जिसको हम लोग द ग्रेट चार्टर भी बोलते हैं। ये ब्रिटेन, यूके या अगर आप इंग्लैंड कहो तो उस कंट्री में इमर्ज होकर आया था। अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स में कैसे आया। थोड़ी सी बात अगर हम लोग इसके बारे में करें तो इसको साइन करने वाले जो पर्सन थे, तो अगर आप ऊपर देखो ये उनका नाम लिखा हुआ है, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने इसको साइन करा था, मतलब सिग्नेचर दिए थे, एसेंट दिया था। कब? 1215 के जून के महीने में, ठीक है। 1215 में ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, किंग जॉन ने इसको साइन करा था। अब साइन इन्होंने क्यों करा था? क्योंकि इंग्लैंड में, यूके में कुछ बैरन्स थे, उन्होंने इनको फोर्स करा कि आपको सर जी ये डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि बैरन्स क्या होते हैं और ब्रिटिश एरा में इनकी क्या रेलेवेंस थी। तो बैरन्स देखो ब्रिटिश नोबिलिटी के, मतलब एक आप कह सकते हो कि अगर मैं इजी लैंग्वेज में इसको कहूँ तो ये कुछ नहीं था, ये एक टाइटल्स थे जो कुछ लोगों को दिए जाते थे। ये लो रैंक के कुछ पर्सन्स होते थे जो उस टाइम पे इंग्लैंड या यूके में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स माने जाते थे। क्यों माने जाते थे? एक तो इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा था, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री डिसीजंस में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। मतलब पार्लियामेंट्री जब मीटिंग्स होती थी इंग्लैंड में, तो लैंड होने की वजह से इनका इतना दबदबा था, इतना बोलबाला था कि इनको इवन पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में बुलाया जाता था कि आप पार्टिसिपेट करो और अपनी राय दो, और आपकी जो सजेशंस है उसके बेसिस पे कानून इंप्लीमेंट करा जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिटिश नोबिलिटी के पार्ट थे, मतलब ब्रिटिश सिस्टम के ही पार्ट थे। क्यों पार्ट थे? क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी इनको बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट करती थी, और उस लैंड के चलते ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल ग्रुप बन गया था। तो इसी ग्रुप ने किंग जॉन को फोर्स करा जून के महीने में, और ईयर कौन सा है? 1215 में इन्होंने किंग जॉन को फोर्स करा कि आप सर जी एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिसमें लॉ की बात हो, फंडामेंटल राइट्स की बात हो कि इंडिविजुअल्स को राइट देने चाहिए हमें, जस्टिस के कंसेप्ट की बात हो, और फेयर ट्रायल के कंसेप्ट की बात करो। तो काफ़ी फोर्स करने के बाद जो बैरन्स थे वो किंग जॉन से, जो उस टाइम पे इंग्लैंड के राजा थे, उनसे ये डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं। और इसी डॉक्यूमेंट को एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट चार्टर या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड ऑफ जून 1215, ठीक है। 1215 का मैग्ना कार्टा, मतलब आप इसको वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी बात अगर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में करें तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्मली कई सारे नामों से जाना जाता था, जैसे ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनफॉर्मली इसको जाना जाता था कुछ नामों से, जैसे जॉन कंपनी, कंपनी बहादुर या फिर द कंपनी। ये कंपनी थी किस बारे में? ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। मतलब आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि इंग्लैंड में कुछ पावरफुल वेल्दी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये बोला कि हम इंडियन ओशन के रीजन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इनको हमने देखा 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने परमिशन दे दी चार्टर के थ्रू कि हाँ जी आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। तो शुरू में तो इन्होंने इंडियन मुगल्स के साथ ट्रेड करा, जहांगीर, औरंगज़ेब, ठीक है, जो अकबर के ख़ानदान के मतलब आगे वाले लोग थे।
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों के साथ ट्रेड करा। बाद में इनका जो ट्रेड था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन के कुछ बाहर भी फैल गया, जैसे ईस्ट इंडीज़ और किंग चाइना। देखो किंग चाइना का सिंपली मीनिंग है चाइना, ठीक है, और ईस्ट इंडीज़ का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उन्हीं को पहले के टाइम में हम लोग बोलते थे ईस्ट इंडीज़, ठीक है। अब ये जब कंपनी इंडियन ओशन रीजन में इन्होंने जब अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करा, तो धीरे धीरे देखते हुए वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हाफ जो ट्रेड था वो इनके हाथों में आ गया। और कई सारे जो फेमस आइटम्स थे जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी वो क्या थे? कॉटन, सिल्क, इंडिगो, डाई, सॉल्ट, स्पाइसेस, सॉल्टपीटर, टी एंड ओपियम, ठीक है। इनका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट इसमें से दो आइटम थे, टी एंड ओपियम थे। खैर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारे के सारे आइटम्स के बारे में, कमोडिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कमोडिटीज़ के बारे में ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक ना एक बनता ही है। और ये देखो अगर आप 2018 का प्रीलिम्स याद करो, देखो सॉल्ट पीटर जो वर्ड है उसने एक ऑप्शन में दिया था कि ब्रिटिश इनमें से ट्रेड करता था इस कमोडिटी में कि नहीं, तो जिस सेंटेंस में सॉल्ट पीटर गिवन था वो स्टेटमेंट ठीक थी। तो आप डेप्थ समझ लो कि हम लोग इतनी डेप्थ में जाकर क्यों बातें करते हैं, क्योंकि अब पेपर का लेवल जो है पिछले 3-4 सालों में चेंज हो गया है। अब वो जो बुक्स आप पढ़ते हो वो क्वेश्चन एक्चुअली देखो उन्हीं से बन रहे हैं, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे एनसीईआरटी हो या कुछ भी हो, तो क्वेश्चन उन्हीं में से बन रहे हैं। बस अब राइटर क्या करने लगे हैं कि जो वर्ड्स दे रखे होते हैं उनका थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर जितना हम लोग जाते हैं उतना ही वो पूछते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो देखो जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी इतने सारे होते हैं कवर करने को। मैंने आपको बताया था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, ऑप्शनल होता है, लेकिन थोड़ा सा अब हमें जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है। तो इस तरीके की अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन रहा है अगर ऐसे वर्ड से तो एक एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर थोड़ा सा हम लोग उस पर ध्यान दे लें तो 2 मार्क्स इन प्रीलिम्स हम लोग आराम से ईजिली फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन के ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका जो हेडक्वार्टर्स था वो था लंदन यूके में, और इसको इस्टेब्लिश करा गया था 31 दिसंबर 1600, और उसी साल इसको ट्रेडिंग करने का राइट भी मिल जाता है थ्रू अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। और ये एक टॉपिक लिखा हुआ है देखो, फेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इसका मतलब क्या है? मतलब जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था उस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरीके से आप कह लो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको इंडिया से भगा दिया था, ठीक है। अब इंडिया में उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई वर्थ नहीं रह गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस दिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 लेकर आया था। फाउंडर इनके देख लेते हैं, इनके फाउंडर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर थे मिस्टर जॉन वॉट्स। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है यही है मिस्टर जॉन वॉट्स। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने फाउंड करा था। अब क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखा वेल्दी पावरफुल ट्रेडर्स या जो मर्चेंट्स जिसको हम लोग कहें इंग्लैंड में रहने वाले उन लोगों ने फाउंड करी थी, तो मिस्टर जॉन वॉट्स भी एक पावरफुल वेल्दी मर्चेंट थे जो उस टाइम पे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में रहते थे, ठीक है। तो जिस चार्टर के बारे में हमने डिस्कस करा तो कुछ इस तरीके का दिखता था ये चार्टर। ये उस टाइम का चार्टर है जिस टाइम पे किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा को इम्प्लीमेंट करा था। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आप इसको एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का पेज आप कह सकते हो। इसी के अंदर इन्होंने जस्टिस, फेयर ट्रायल के कंसेप्ट की बात, इंडिविजुअल्स को राइट्स देने की बात, ये सब बातें करी थी। तो चार्टर जो है वो इशू करते हैं ब्रिटिश मोनार्की, और आज भी ये इशू होते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्टर जो हैं वो आज भी इंग्लैंड में इशू होते हैं ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा। तो अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में जो इंग्लैंड की महारानी है उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ II, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ II। तो जब भी उनको कोई ऑर्डर एक तरीके से आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंट करवाना होता है या कोई ऑर्डर इशू करना होता है, तो वो इस तरीके का एक जो बॉक्स है इसमें एक ये मेडल टाइप रखकर और एक ये लेटर रखकर भिजवाती हैं सभी लोगों को कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऑर्डर पे इस पे साइन करा है और मैं ऑर्डर की कॉपी आप सबको भिजवा रही हूँ।
और इसके बाद ये पर्टिकुलर चीज़ आज से लागू होती है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आज से इस्टेब्लिश होती है, ये पर्टिकुलर कॉरपोरेशन आज से बनाया जाता है। हमने देखा था शुरू में तो जो चार्टर थे इंग्लैंड के अंदर वो सिर्फ पब्लिक लॉज को बनाने के लिए इशू करे जाते थे, लेकिन बाद में प्राइवेट एरियाज़ में भी, प्राइवेट स्फीयर्स में भी, जैसे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को बनाना या कोई भी पब्लिक इशू के साथ डील करने के लिए अगर कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है तो वो चार्टर के थ्रू करा जाता था। तो जिन पर्सनस को ये इशू करा गया होता है, फिर ये बॉक्स जिसको क्वीन वहाँ की भिजवाती हैं वो खोल कर देखते हैं इसको, और कुछ इस तरीके का लेटर एक और मेडल उनको ये मिलता है देखने के लिए, और ये सिंबलाइज करता है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये लेटर है, और इसी में कोई भी रॉयल जो ऑर्डर होता है या फरमान आप कह लो, या कोई भी ऑर्डर क्वीन को, वहाँ के मोनार्क को इशू करना होता है तो वो इसी के थ्रू करते हैं सबको आज भी। ठीक है, इस तरीके का जो मेडल आप कह लो जो लगाया जाता है रॉयल चार्टर्स पर, उसका पर्पस क्या होता है? देखो मेडल पर स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड तो आपको ब्रिटेन के ऑफिशियल सिंबल की फ़ोटो देखने को मिलेगी, मतलब ब्रिटेन कंट्री का सिंबल। दूसरी साइड पे यहाँ पर मोनार्क का जो एक तरीके से जो स्टैचू होता है, ये जो स्कल्पचर है, मेडल के दूसरी साइड पर इसको फ्रेम करा जाता है, इस स्कल्पचर को छोटे से, कि यहाँ पर किंग या फिर क्वीन जो भी रूल कर रहा है उस टाइम पे उसकी फ़ोटो होती है, और ये सिंबलाइज करता है कि ये चार्टर जो है वो पर्टिकुलर किंग या पर्टिकुलर क्वीन ने इशू करा है और एक कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और पीछे जो कंट्री, जो इसकी दूसरी साइड पे जो कंट्री का सिंबल होता है वो इस चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ को दिखाता है कि अगर ये पर्टिकुलर किंग और क्वीन एक रॉयल फरमान जारी कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन के ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको मोनार्क का जो है फ़ोटो देखने को मिलता है इस रॉयल चार्टर के साथ जो मेडल भिजवाया गया होता है, और या तो इस तरीके का। लेकिन लॉजिक सिंपल है कि एक साइड जो है वो इंग्लैंड के ऑफिशियल सिंबल की फ़ोटो, दूसरी साइड मोनार्क की फ़ोटो। तो एक बारी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते थे, हम लोगों ने देखा इंडियन ओशन रीजन में वो लोग ट्रेड कर सकते थे, और इंडियन ओशन रीजन में उस टाइम पे उनकी जो ट्रेडिंग पावर थी, जैसे अगर आप ये देखो, ये जो येलो वाली जो रीजन है वो ब्रिटिश को सिम्बलाइज करता है, तो यहाँ पर बर्मा, हमने देखा चाइना भी, और ये मले पेनिनसुला वाला रीजन, और इतना रीजन ये बोर्नियो के पास का। ठीक है, लेकिन बाद में जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सारी की सारी पावर्स को यहाँ से मिटा दिया था, पोर्चुगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, सबको यहाँ से भगा दिया था। और इस रीजन में फिर अगर पूरे के पूरे ट्रेड का, पूरे के पूरे ट्रेड स्पाइसेस में अगर किसी का बोलबाला था, किसी की हेजीमनी थी, किसी का दबदबा था, तो वो सिर्फ एक ही पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स। तो इस पूरे के पूरे रीजन में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था उसने अपनी पकड़ जमा ली थी, और इसलिए हमने थोड़ी देर पहले एक फैक्ट पढ़ा था कि मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो कंट्रोल कर रही थी उस टाइम पे, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो लिखा भी हुआ है ईस्ट इंडीज़, एक मिनट, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ईस्ट इंडीज़ का जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन इसको प्रेजेंट टाइम में हम लोग बोलते हैं। और चाइना में ये लोग अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम पे, जो ईस्ट इंडीज़ थी एक रीजन ये हो गया, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, दूसरा चाइना। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल चार्टर इशू करवाया क्वीन एलिजाबेथ वन से, ताकि वो यहाँ पर ट्रेड कर सकें स्पाइसेस में, अलग अलग गुड्स में, जैसे कॉटन, सॉल्ट पीटर एक्सेट्रा। आपके दिमाग में देखो एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ऐसा क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी वो सिर्फ एक जो प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऑफिशियल से इम्प्रेस होकर उन्होंने एक रॉयल ऑर्डर उनको जारी कर दिया कि हाँ आप इंग्लैंड से बाहर जाकर बहुत सारे देशों में जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं आप वहाँ पर जाकर ट्रेड कर सकते हो। तो
इसका आंसर देखो क्या है, अगर आप इस मैप की तरफ देखो तो इसी मैप में इस बात का आंसर छुपा हुआ है कि ब्रिटिश जो हमें येलो वाली टेरिटरीज देखने को मिल रही हैं वो कितनी कम है, वेरएस अगर आप डच की तरफ देखो, ये जो पर्पल में है, पिंक में है जो, तो डच ने कितना ज़्यादा एरिया जो है वो ईस्ट इंडीज़ का वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ट्रेड करके रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस मैप को देखकर कि ज़्यादातर उस टाइम पे जो वर्ल्ड में ट्रेड मोनोपोली थी वो डच की थी, मतलब डच पावर्स की थी। और डच के अलावा फ्रेंच पावर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद स्पेनिश पावर्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेनली डच की मोनोपोली को तोड़ने के लिए और बाकी कंट्रीज़ भी, जैसे ये फ्रेंच हो गए, ये डच हो गए, ये स्पेनिश हो गए, इन लोगों की ट्रेड की मोनोपोली को, मतलब ये जो होल सोल ट्रेड जो इस रीजन में कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं और अपनी कंट्री को प्रॉस्पर कर रहे हैं, इस चीज़ की साइकिल को ब्रेक करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावरफुल मर्चेंट्स होते हैं, जिनके पास शिप्स होती है, बहुत सारे जो बोट्स होती है, जिनके पास अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा होता है, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मक्खन लगाते हैं क्वीन एलिजाबेथ वन को कि मैम आप हमें एक बारी बस परमिशन देकर तो देखो, हम इसमें आपके नाम के झंडे ना गाड़ा हैं तो आप कहना। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि मैम हम आपको जो पाउंड में कुछ सालों तक पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग आपको भिजवाते रहेंगे। जैसे सपोज कर लो, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ हम लोग समझ ले रहे हैं कि हर साल या हर महीने हम लोग आपको 4 करोड़ पाउंड भिजवाते रहेंगे और आप भी खुश हो जाओगे इससे और हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी, मैम आप सबसे बड़ी बात ये समझो कि क्वीन एलिजाबेथ वन को वो लोग मक्खन कैसे लगा रहे हैं कि मैम आप सबसे बड़ी बात ये समझो कि इस रीजन में, इंडियन ओशन में, जब आप हमें ट्रेड करने की परमिशन दोगे चाइना में और ईस्ट इंडीज़ में, मतलब साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, तो इसकी वजह से हम ये भी शो कर सकते हैं वर्ल्ड को कि कैसे हमने दूसरे कंट्रीज़ की जो ट्रेड मोनोपोली थी, जैसे डच, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज़ या और भी स्टेट्स, उनको हमने वहाँ से बाहर निकाल फेंका और एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ के लोगों ने जाकर, जैसे ब्रिटेन के लोगों ने जाकर, इस पूरे के पूरे रीजन में जहाँ पर वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा हब था वर्ल्ड ट्रेड का, उसको जाकर कंट्रोल कर लिया। उस वर्ल्ड ट्रेड की जो कीज़ थी वो अपने हाथों में ले ली और इसकी वजह से एक तो ब्रिटेन की प्रेस्टीज बढ़ेगी, आपको पैसा मिलेगा और हमें भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके की जो स्टोरी इन लोगों ने बनाई, और देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने स्टोरी बनाई, ये अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में जो ये क्वीन एलिजाबेथ वन से बोल रहे थे, ये अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल भी हुए। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो क्वीन एलिजाबेथ वन कोई बेवकूफ़ लेडी तो थी नहीं जो ऐसे ही मान जाएगी। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने पहले 1-2 एरियाज़ इनको डेजिग्नेट करने को दिए कि आप यहाँ पर जाओ और मुझे यहाँ से प्रॉफिट लाकर दिखाओ। तो जितने बार 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको अनऑफिशियल तरीके से, जहाँ पर बोला कि आप यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन पे जो पावर अभी है उसकी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करो और मुझे वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट ला कर दो। तो इन लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ वन को प्रूफ भी कर दिखाया वो वाली चीज़। तो जब 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए, उसके बाद एक जो ये रॉयल चार्टर था, रॉयल फरमान था, ये क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको दिया कि हाँ अब आप स्पाइसेस में ट्रेड कर सकते हो। और बाद में अभी हमने पढ़ा कि मोर देन 50% ऑफ द जो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। तो क्वीन एलिजाबेथ वन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी इनके कामों से। तो शुरू में ये जो चार्टर था अराउंड 15 ईयर्स के लिए इनको इशू करा गया था कि 15 साल के लिए हम तुम्हें देखेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि इंग्लैंड का नाम खराब हो जाए और ये कुछ भी ना कर पाए, लॉस ज़्यादा हो जाए। तो 15 ईयर्स तक जो है इनको जो चार्टर था ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग 15 साल तक शुरू के ये लोग ट्रेड कर सकते थे। मतलब 15 सालों तक, 15 ईयर्स तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना एंड ईस्ट इंडीज रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वाला रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जानने की कोशिश करी बेसिक्स के साथ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस कंटेक्स्ट में इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है हमने ये भी देखा, हमने चार्टर की डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट भी देखा, और हमने ये भी देखा कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी
वो किस कंडीशन में मान गई, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी की बात वो मान जाती हैं कि जब वो ये बोलते हैं कि मैम हमें इंडिया में, ईस्ट इंडीज़ में और चाइना में हमें ट्रेड करना है। तो क्वीन एलिजाबेथ वन उनको क्यों ये जो चार्टर था, जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट था, जो डॉक्यूमेंट था, वो क्यों उनको ग्रांट कर देती है, क्यों उनको परमिशन दे देती है, हमने इस चीज़ को समझा। ठीक है, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा तो देखो हमें यार बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, वरना जो अभी जब हम लोग एक्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके प्रोविजंस को याद करने में एक तरीके से आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ताकि वो रट्टाफिकेशन ना हो। उसको अवॉइड करने के लिए अगर थोड़ी सी ये हम पिक्चर्स देख लें जो कि हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी काम आएंगी ये पढ़ते हुए, तो आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कवर हो जाएगा। अब आप देखिए 1600 से जब से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया में आए थे 1765 तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मतलब वैसे ही चल रहा होता है नॉर्मली, इनको जितनी कमाई हो रही थी उतनी होती रहती है। लेकिन ईयर 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत का सबसे ज़्यादा अच्छा साल प्रूफ होता है। क्यों ऐसा हुआ क्या 1765 में? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक जिसके पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स ही था, ट्रेडिंग फंक्शंस ही थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अब उसे दीवानी राइट्स भी मिल गए। तो क्या होते हैं दीवानी राइट्स? अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी और सिविल जस्टिस को एडमिनिस्टर कर सकती थी 3 रीजन्स में, जिनका नाम है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि दीवानी राइट्स इनको मिले ही क्यों? मतलब एक बाहर से आई हुई प्राइवेट कंपनी को कैसे कोई इंडिया जैसी कंट्री में रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स और सिविल जस्टिस के राइट्स दे सकते हैं, और यही 3 एरियाज़ में इनको ये राइट्स क्यों मिले? तो इसके पीछे एक सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, और उसी सिचुएशन और इवेंट का नाम है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया एक फेमस हिस्टोरिकल बैटल जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इस बैटल में हुआ क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बैटल था वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। किस किस के बीच में? देखो, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, इनका नाम आप याद रखना, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को लीड कर रहे थे एक साइड। तो यही है मिस्टर हेक्टर मुनरो जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी उसको लीड करा था बैटल ऑफ बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को जो लड़ा गया था। और दूसरी साइड कौन था? दूसरी साइड देखो, जो उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, इनकी फोर्सेस थी। इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ उस टाइम पे इंडिया की थी उनके साथ हाथ मिला लिया था। किस लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को डिफीट करने के लिए। इस बैटल में देखो हुआ क्या था, सिंपल सी स्टोरी आप यहाँ पर जान लो, क्योंकि डिटेल जैसा मैंने आपको बताया ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंटेक्स्ट है, लेकिन स्टोरी के लिए सिर्फ आप इतना जान लो, जो बंगाल के नवाब थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे मुगल रूलर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी कर दिए थे, मतलब ऑर्डर्स जारी कर दिए थे कि आप बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में आप ट्रेड कर सकते हो। और इनकी जो नज़रें थी वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा पे काफ़ी सालों से टिकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश कर रहे थे पास्ट मुगल एम्परर्स ने। और जैसा कि हमने डिस्कस कर रहे थे, सपोज़ करो यहाँ पर इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल के बाद इधर ईस्ट इंडीज़ रीजन शुरू हो जाता है और ऊपर है चाइना। और हमने देखा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो इसी पर्पज़ से आई थी कि वर्ल्ड में वो ईस्ट इंडीज़ जो उस टाइम पे रीजन था, साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर और चाइना में जो डच, फ्रेंच या पोर्चुगीज़ की जो फोर्सेस थी वो वर्ल्ड का स्पाइसेस का जो ट्रेड था, मतलब मसालों का जो व्यापार था, उसे कंट्रोल कर रहे थे, उसको ख़त्म करना था इन्हें। तो ये बड़े टाइम से कोशिश कर रहे थे कि इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ट्रेड करने की परमिशन दे दी जाए, और पास मुगल एम्परर्स ने बड़े सारे फरमान जारी करके इनको परमिशन दे दी, एक शर्त पर कि नवाब के जो बंगाल के जो नवाब हैं, आप उनको टाइम टू टाइम जैसे पैसा देते रहना, एक तरीके से आप मान लो कि किस्त देते रहना। ठीक है, तो वो जो
पेमेंट्स ये हर महीने देते रहते थे, इसको ये डिले करने लग गए, जिसकी वजह से बंगाल के जो नवाब थे वो चिढ़ गए। तो उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, ये मुग़ल एम्परर जो उस टाइम पे इंडिया को रूल कर रहे थे, इनको वीक मुग़ल एम्परर भी कहा जाता है, और ही वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर। इसके बाद कोई मुग़ल एम्परर नहीं रहा। शाह आलम II इनका नाम था। तो मीर कासिम ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बैटल में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि वो सारी जो पर्सनैलिटीज़ थी वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंटेंशंस को अब समझने लगे थे थोड़ा बहुत, और अब वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में जो विदाउट ड्यूटी ट्रेड कर रहे हैं, अब वो ट्रेड ना कर सकें, क्योंकि जो पैसा, जो प्रॉफिट ट्रेड से उनको आ रहा है, कहाँ से ट्रेड, चाइना का ट्रेड और ईस्ट इंडीज़ का ट्रेड, जो पैसा उनको आ रहा है वो उसका शेयर ही नहीं भिजवाते हमें। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेबेलियन कर दिया था द बंगाल के नवाब ने, और उसी को चैलेंज करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि हम तो पैसा नहीं देंगे, अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमसे वॉर लड़ लो। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर की जो वॉर है ये उसी कंटेक्स्ट में लड़ी जाती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, उनके साथ किन किन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने हाथ मिलाया। तो एक थे अवध के नवाब जिनका नाम था शुजाउद्दौला, दूसरे थे मुग़ल एम्परर शाह आलम और राजा बलवंत सिंह काशी से। इन्होंने मीर कासिम के साथ, जैसा कि हमने डिस्कस करा, मीर कासिम के साथ हाथ मिलाया, और इन चारों की फोर्सेस जो थी, मीर कासिम नंबर 1, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे वो नंबर 3, मुग़ल एम्परर शाह आलम 4 और राजा बलवंत सिंह काशी से, ये चारों जो रूलर्स थे ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे इस बैटल में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे, जिनको हेक्टर मुंडो लीड कर रहे थे। तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस और दूसरी तरफ ये 4 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इंडिया की, जिनमें से 2 नवाब थे, एक मुग़ल एम्परर शाह आलम थे और राजा बलवंत सिंह थे। अब हुआ क्या, देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी ज़्यादा काबिलियत के साथ ये बैटल लड़ा कि जो नवाब की जो फोर्सेस थी, मीर कासिम जो फोर्सेस लीड कर रहे थे और जिनके साथ ये बड़े बड़े जो पर्सन्स थे वो मिले हुए थे, उनकी फोर्सेस हार गई। मतलब इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल में जीत गई। इट वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब बहुत आराम से इस बैटल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। क्यों जीती उसकी टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए सिंपल सी बात है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज थे, तो उनके पास लेटेस्ट गन्स या फिर जो वॉर एक तरीके से आप कह सकते हो स्ट्रैटेजी वो ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू जो फोर्सेस मीर कासिम लीड कर रहे थे। और इसी के साथ साथ अब क्योंकि मुग़ल एम्परर शाह आलम उस टाइम पे इंडिया की टॉप की पर्सनैलिटी थे, और क्योंकि इन्होंने मीर कासिम के साथ इस बैटल ऑफ बक्सर में हाथ मिलाया था उनकी फोर्सेस के साथ, तो डिफीट होने के बाद मुग़ल एम्परर शाह आलम II को एक ट्रीटी साइन करवाने पे मजबूर करा जाता है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन हुई थी, किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मुग़ल एम्परर शाह आलम II के बीच में। तो ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे जिनका नाम था शाह आलम II, और ये है मिस्टर हेक्टर मुंडो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस बैटल ऑफ बक्सर में जीत गई तो काफ़ी ह्यूमिलेशन के साथ मुग़ल एम्परर शाह आलम II ने इस ट्रीटी को साइन करा, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये साइन होती है 1765 में। और वॉर कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को। अब इसी ट्रीटी में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि लक्ष्मीकांत में इंट्रोडक्शन में जो लाइन लिखी हुई है कि दीवानी राइट्स मिले थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस ट्रीटी में, जैसे सपोज करो डॉक्यूमेंट है, तो इसमें रेवेन्यू और सिविल जस्टिस की 2 प्रोविजंस थी। अब क्योंकि हार गए थे तो इनको तो कोई ना कोई तो बात माननी थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी तो बहुत टाइम से नज़रें थी कि वो ट्रेड कर सकें, और उस ट्रेड से जो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस से जो रेवेन्यू जो उनको मिले वो और ज़्यादा अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सके। और उनकी, जैसा मैंने आपको बताया, नज़रें थी शुरू से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे, क्योंकि पास्ट मुग़ल एम्परर्स जो थे, इनसे पुराने जो इनके पूर्वज थे, इन्होंने इन तीनों जगहों को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ट्रेडिंग पोस्ट में कन्वर्ट करा था, और यहीं से ईस्ट इंडीज़ रीजन का ट्रेड, यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ट्रेड और चाइना का ट्रेड होता था। तो इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, ये 2 प्रोविजंस रखी गई।
मतलब दीवानी राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1765 में कंपनी जिसके अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस थे, अब उनको दीवानी राइट्स भी मिल गए। देखो दीवानी राइट्स कुछ ऐसे नए राइट्स नहीं थे। दीवानी एक जो टर्म है ना, दीवानी राइट्स, ये मुगल एम्परर्स के टाइम पे यूज़ होती थी। अभी मैं आपको इसका मीनिंग दिखा दूंगा प्रॉपर कि दीवानी का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप कहो, जो लक्ष्मीकांत मेंशन नहीं करता है एक चीज़ कि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर इतना तो लिखा हुआ है बैक में जाकर, जब ये चैप्टर ख़त्म होता है तो कुछ रेफरेंसेस में जाकर इतना तो लिखा हुआ है कि मुगल एम्परर शाह आलम II ने दीवानी राइट्स तो दे दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, मतलब आफ्टर इट्स विक्ट्री। इट्स का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गई थी बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत जो हैं वो क्या मेंशन नहीं करते हैं इस बुक में। राइटर एक चीज़ मेंशन करना भूल जाते हैं कि आप अगर चाहो तो अपनी बुक में लिख लेना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, जो हुई थी उसकी वजह से दीवानी राइट्स दिया किया था। मतलब इनको फोर्स होना पड़ा था उसकी वजह, क्योंकि इनकी जो फोर्सेस थी जिनको नवाब ऑफ बंगाल लीड कर रहे थे वो हार गई थी फोर्सेस। तो ये मीनिंग है दीवानी का। दीवानी देखो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे, मुग़ल एम्परर्स के टाइम पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता था। मतलब वो सिंपल अगर हम लोग कहें तो वो मुग़ल एम्पायर का जो टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट था, टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट का नाम था दीवानी, ठीक है। और हमने जैसा कि देखा ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर में जीतने के बाद मुग़ल एम्परर शाह आलम II दीवानी ग्रांट कर देते हैं, दीवानी राइट्स दे देते हैं। कौन सी ट्रीटी के बाद? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। 1765 में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और उसी साल, इसलिए हमारी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है ईयर 1765, उसी साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 2 राइट्स मिलते हैं। सबसे पहला राइट रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कलेक्ट करेगी। दूसरा राइट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अगर सिविल जस्टिस का कोई भी इशू या कोई भी मैटर होगा तो उसकी देखरेख जो अभी तक मुग़ल एम्पायर करता था, नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा करा करते थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ये पावर भी शिफ्ट कर दी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब सिविल जस्टिस के जितने भी मैटर्स हैं अब उनको निपटाने का काम, उनको सुलझाने का काम, उस पर डायरेक्शन देने का काम और जजमेंट इशू करने का काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स को देने के बाद, मतलब दीवानी ऑब्टेन करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अब जो पावर थी वो कितनी अनइमेजिनेबल डायरेक्शंस में जा चुकी थी। तो हमने देखा दीवानी मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू के ऊपर राइट्स मिले और सिविल जस्टिस के ऊपर राइट्स मिले, ठीक है। तो आप याद रखना ये वर्ड सिविल जस्टिस है, क्रिमिनल जस्टिस नहीं है, ठीक है। तो राइटर एग्जामिनर आपसे यहाँ पर खेल सकते हैं, सिविल जस्टिस के राइट मिले थे, क्रिमिनल जस्टिस के राइट नहीं मिले थे। तो अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं क्या मतलब होता है सिविल जस्टिस का, अगर आपको एक जैसे आपका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगे, डीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, इफ़ यू आर चूजिंग IAS एज योर प्रेफरेंस। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ लें कि सिविल जस्टिस क्या होता है और आप इसको अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे इंश्योर करवाओगे, तो आप क्या बताओगे? उसको बताने के लिए पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि सिविल जस्टिस होता क्या है। तो सिविल जस्टिस का सिंपल सा मतलब देखो ये होता है, जब किसी और पर्सन की गलती की वजह से, किसी और पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से आपको किसी भी तरह का अगर हार्म पहुंचता है, जैसे मॉनेटरी हार्म, पैसों का हार्म जो है, मनी से रिलेटेड जो हार्म है, अगर कोई ऐसा हार्म आपको पहुंचता है, इकोनॉमिक हार्म, मॉनेटरी हार्म, फाइनेंशियल हार्म, और जिसके लिए आप मनी डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो कि सर जी मेरा इसकी वजह से इतना नुकसान हो गया और मेरे इतने पैसे डूब गए, तो वो जो मैटर्स होते हैं उन मैटर्स को हम लोग कहते हैं सिविल जस्टिस के मैटर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है सिविल जस्टिस एक ऐसा तरीका होता है इंडिविजुअल्स के लिए जिससे इंडिविजुअल्स फेयर सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। फेयर सॉल्यूशन किस चीज़ का? तो यहाँ पर देखो मनी डैमेजेस को क्लेम करने का, मतलब फॉर सुइंग मनी डैमेजेस, मनी डैमेज को सू करने का मतलब क्लेम करने का। किस वजह से? क्योंकि दूसरे पर्सन की लापरवाही की वजह से या बेवकूफ़ी की वजह से या उसके एक्ट्स की वजह से आपको एक तरीके का मॉनेटरी, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक हार्म पहुंचा है, ठीक है।
अब सिविल जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस से कैसे अलग है, तो अगर बात चली रही है तो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। क्रिमिनल जस्टिस में देखो होता क्या है, जस्टिस करा जाता है उन पर्सन्स के खिलाफ जिनकी वजह से या जिनके खिलाफ क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं तो आप सिंपल सा मीनिंग बस इतना समझ जाओ, हम लोग ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज की बात कर रहे होते हैं जो सोसाइटी से क्राइम को हटाने के लिए उस पर वेरियस जजमेंट्स, एक्ट्स एंड लॉज वगैरह बनाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंश्योर करते हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो वो हैं पुलिस, प्रोसिक्यूशन, लॉयर्स, डिफेंस लॉयर्स, कोर्ट्स और जेल, या फिर जिनको आप कहो प्रिजन्स। तो ये सब कंपोनेंट्स होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू दोज हु हैव कमिटेड क्राइम्स, मतलब जिनकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो विक्टिम को जो है वो कोर्ट में जाकर दूसरे पर्सन के खिलाफ दूसरे पर्सन के खिलाफ केस कर सकता है, या और जिसने क्राइम कमिट करा है उसको एक पर्टिकुलर पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन सिविल जस्टिस में क्या होता है, पनिशमेंट ना होकर आप मॉनेटरी जो क्लेम्स हैं उसको क्लेम कर सकते हो, और वहाँ पे क्राइम्स की बात नहीं होती है। जो डैमेज था, जो इंजरी थी, वो मॉनेटरी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक होती है। लेकिन यहाँ पर क्राइम कमिट हुआ होता है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनमें से जैसे ये 3 हैं, लॉ एनफोर्समेंट, कोर्ट सिस्टम और करेक्शन सिस्टम। लॉ एनफोर्समेंट में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? लॉ एनफोर्समेंट में देखो मेजरली बात करी जाती है पुलिस की। पुलिस का रोल क्या होता है सोसाइटी के अंदर? देखो पुलिस का रोल होता है क्राइम्स को प्रिवेंट करना। अगर क्राइम हो गया है तो क्राइम के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना, और दूसरा जिन पे शक है कि जिन्होंने क्राइम कमिट करा है तो उन पर्सन्स को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने उनकी पेशी करना, उनको प्रेजेंट करना। दूसरा है कोर्ट सिस्टम, ये भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट होते हैं। कोर्ट सिस्टम में मेजर तौर से जिनकी बात करी जाती है तो वो लॉयर्स और जजेस की बात करी जाती है और उनसे रिलेटेड स्टाफ। तो कोर्ट ही जो होता है एक ऐसी बॉडी होती है जो ये डिटरमाइन करता है, ये इंश्योर करता है, उसी का काम होता है डिसाइड करना कि एक पर्टिकुलर केस में कौन सा पर्सन गिल्टी है और कौन सा पर्सन इनोसेंट है, ठीक है। मतलब किसको जेल में डाला जाएगा और किसने कोई भी क्राइम कमिट नहीं करा है तो उसको बेल दे दी जाए। और लास्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कंपोनेंट है करेक्शन सिस्टम्स। करेक्शन सिस्टम में देखो 2 कंपोनेंट्स की बात करी जाती है मेनली, कि कितने टाइम की जेल होनी चाहिए पर्सन को, या फिर किस तरीके की पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं दिल्ली मेट्रो में जैसे आप घूमते हो तो अगर आपने पर्टिकुलर कोई चीज़ करी तो वहाँ पर लिखा होता है कि इतने रुपीज़ तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, या फिर आपको 3 महीने की जेल हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो ये चीज़ आती है करेक्शन सिस्टम के अंदर। अब जैसे कोई मेट्रो स्टेशन में खड़ा हुआ है, मेट्रो आ रही है, आपने उसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो आप भाग थोड़ी ना पाओगे, फिर वहाँ से आप कैमरे में कॉट हो जाओगे, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आपको पकड़ा जाएगा और करेक्शन सिस्टम आपके ऊपर लागू करा जाएगा। आपको या तो पर्टिकुलर टाइम की एक जेल सेंटेंस मिलेगी या तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये वाली जो चीज़ें हैं डिस्कस हमने इसलिए करी यहाँ पर क्योंकि एक तो दे रखी थी किसी ना किसी फॉर्म में, और दूसरा क्या है कि इनको ऐसे कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से होता क्या है कि थोड़ी बहुत हमें ऐसे में और स्पेशली एथिक्स की केस स्टडी में ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, सिविल जस्टिस सिस्टम होता है, वहाँ पर हमें हेल्प करता है, क्योंकि एथिक्स की केस स्टडी में वो एक मेजर रोल देते हैं हमें, एग्जामिनर हमें मेजर रोल देते हैं कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, आप डीएसपी हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो उस रोल में कि एक पर्टिकुलर केस है कि एक आपके पास एक पर्सन आया है, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, तो वो एथिक्स में हमारे काम आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि चीज़ें दे रखी होती है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हर एक डिस्कशन का हमारी एक पर्पस है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी डिस्कस करे जा रहे हैं, ठीक है। एक अप्रोच है इसको डिस्कस करने की जो काम आएगी, आपको रियलाइज़ होगा थोड़े टाइम तक जब आप लेक्चर सुनते रहोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी डाइवर्सिफाइड हो गई हैं और कनेक्टेड हो गई हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब हमने जो टर्म देखी थी वो देखी बैटल ऑफ बक्सर। तो एक बारी बक्सर को जानना हमें ज़रूरी है, एक बारी उसकी लोकेशन देखते हैं। तो बक्सर इंडिया में हमें कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में है बक्सर, ठीक है। ये है बिहार का जो लोकेशन है, ये वहाँ पर। और एक बारी अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बिहार का मैप, तो ये है बिहार का मैप।
और अगर आप इसके वेस्टर्न साइड पे देखो तो ये मिलेगा आपको बक्सर, और यहीं पर लड़ा गया था 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स 3 एरियाज़ में दिए गए थे, तो उन 3 एरियाज़ को भी देख लेते हैं एक बारी हम लोग। तो वो 3 एरियाज़ कौन से थे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये है बंगाल, ये है बिहार और ये है उड़ीसा। तो उस टाइम पे अगर आप देखो तो यहाँ पर झारखंड भी लिखा हुआ है, वो बिहार का ही पार्ट था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि झारखंड तो बिहार से ही निकला है इन द ईयर 2000। और एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो उसकी क्रिएशन डेट शायद से 15 नवंबर 2000 है, ठीक है, लेकिन 2000 ईयर्स तो फिक्स है, एक बार ये 15 नवंबर को चेक कर लेना। तो उस टाइम पे इतना जो रीजन था, इस रीजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली थी, मतलब राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड सिविल जस्टिस। अब आप देखो अगर ये 3 एरियाज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर देखो मुगल एम्पायर्स, जो मुगल एम्पायर्स थे पास में, उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करे थे, क्योंकि वर्ल्ड का जो मेजर ट्रेड था वो इसी रीजन में जाता था। क्यों जाता था? यहाँ पर ईस्ट इंडीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी जहाँ पर उस टाइम पे वर्ल्ड में मसालों का व्यापार, स्पाइसेस का ट्रेड बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। दूसरा वो जाता था इस डायरेक्शन में चाइना में चाय का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था हमारी कंट्री के साथ, ठीक है, टी का ट्रेड, ठीक है, टी एंड ओपीएम का ट्रेड। तो ये वर्ल्ड मैप से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का बॉर्डर। एक मिनट ज़रा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, तो अब आप देखो ये ट्रेडिंग पोस्ट है यहाँ पर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और दीवानी राइट्स मिलने के बाद अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो आराम से चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे इस रीजन में। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो रीजन था यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते थे उस टाइम पे ईस्ट इंडीज़, ठीक है, यहाँ पर वो ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, ये ईस्ट इंडीज़ वाले रीजन में अब वो आराम से ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि अब उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। और 1765 में दीवानी राइट्स मिलने के बाद इनको इस रीजन से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होने लगा था। क्यों होने लगा था? क्योंकि हमने अभी देखा था मोर देन 50% जो अब वर्ल्ड का ट्रेड था स्पाइसेस का, अब वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। तो जब हमने उधर पढ़ा था कि वो कंट्रोल कर रहे थे, तो वो कंट्रोल अब इसी के बाद कर रहे थे, मतलब बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साइन होने के बाद और दीवानी राइट्स को ऑब्टेन करने के बाद। तो 1765 वॉज अ गोल्डन ईयर इन द एरा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्च्यून्स। अब जब इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से इतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलने लगा और सिविल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स भी मिल गए, तो इसकी वजह से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर टेरिटोरियल पावर बन गई इंडिया के अंदर, ठीक है। एक तो इंडियन रूलर्स खुद थे जो टेरिटोरियल पावर को कंट्रोल करते थे, लेकिन अब इसका एक तरीके से करियर स्टार्ट हो गया टेरिटोरियल पावर बनने का, और थोड़े ही सालों में हम देखेंगे पूरे के पूरे इंडिया पे इनका कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से जाना। और जो मैं आपको मैप्स दिखाता रहता हूँ, देखो मैप से एक फ़ायदा ये होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है यार, देखो यार ये सब, ठीक है, एक बार पे अगर इतना ज़्यादा टाइम लगा लो शुरू में, तो बाद में फिर झंझट नहीं आती है। फर्दर चैप्टर्स जब करो या कोई और कंसेप्ट समझो या कोई और बुक भी पढ़ो और करंट अफेयर के साथ रिलेट करो, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमने एक बारी बुक फिर से उठाएं, फिर से रिवाइज कर लें। ऐसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चीज़ें याद रह जाती हैं। इस तरीके से ही वर्क करती है हमारी मेमोरी। ब्रिटिश रूल के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें तो वो क्या थी? 1765 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को जब से दीवानी राइट्स मिले थे, तब से उनकी जो ग्रीडीनेस थी, उनका जो लालच था इंडिया के लैंड से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने का, वो लालच बढ़ता चला जा रहा था। अब हुआ क्या, इस लालच के चलते कुछ इंडियंस को जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे, या फिर आप कहो लोकल विलेजर्स, और जो गांव के जो फेमस लीडर्स थे उस पर्टिकुलर टाइम में, तो उनको अंग्रेज़ों का ये लालच साफ साफ दिखने लगा और उनको ये रियलाइज़ हो गया कि ब्रिटिश रूल इज़ हार्मफुल फॉर इंडियंस, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियंस। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के फॉर्म में सबसे पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे।
तो वो इन लीडर्स को, इन जो आर्मी में ये जो लोग काम कर रहे थे जिनको हम लोग सिपॉइस कहते हैं, उन सिपाही को, उन लोकल लीडर्स को, उन विलेजर्स को, या ओवरऑल अगर हम लोग बात करें मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को, अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लीडर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि अंग्रेज़ी हुकूमत का जो रूल है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग डिटोरेटिंग इफेक्ट्स ऑन इंडियन पॉपुलेशन। मतलब वो कोई भी अच्छा इफेक्ट पैदा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपने ही रेवेन्यू, अपने ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं। तो होता क्या है, इसी के चलते जब ये रियलाइजमेंट इंडियन मासेस के अंदर जागती है तो वो रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं, ये इवेंट 1857 में हुआ था और इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 या ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857। क्यों बोला जाता है इसको ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857 या सिपॉय म्यूटिनी? सिपॉय म्यूटिनी देखो इसलिए क्योंकि बहुत सारे रेजिमेंट्स में, ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे, आप लोग जानते हो कि पास में इंडियंस काम करते थे। उन इंडियंस ने ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग ब्रिटिशर्स के जो वॉर एफर्ट्स हैं, अलग अलग जगह पर जहाँ पर ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प लेते हैं, अब हम उनके वॉर एफर्ट्स में उनकी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं हमें, और हमारे जो साथ के जो दूसरे इंडियंस हैं वो साफ साफ बता रहे हैं हमें, और हमें भी ये साफ साफ दिख रहा है कि इनका रूल हमारे लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ अपने ही फ़ायदे के बारे में हर चीज़ सोच रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट का फ़ायदा हो, इकोनॉमिक फील्ड की बात हो, चाहे मॉनेटरी फील्ड की बात हो, या कमर्शियल इंटरेस्ट हो, या ट्रेडिंग इंटरेस्ट हो। हर चीज़ में ये लोग अपने आप को प्रॉस्पर करते जा रहे हैं और हमारी कंट्री को गरीब बनाते जा रहे हैं। ग्रेट रेबेलियन इस 1857 के क्रांति को, रिवोल्ट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने मास स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर इंडियंस को ये रियलाइज़ नहीं था कि अंग्रेज़ों के रूल को हम लोग एक तरीके से म्यूटिनी करके, अगर हम लोग सारे लोग साथ आ जाएं तो हम लोग विद्रोह करके इनको यहाँ से भगा सकते हैं। तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला रिवोल्ट, सबसे पहला स्ट्रगल कौन सा था, तो उसी इवेंट का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 ईयर से पहले इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस सारे जो अलग अलग एरियाज़ में थे, चाहे वो विलेजेस के आप सरपंच कह लो, चाहे लोकल रीजन्स के लीडर्स कह लो, या फिर ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले इंडियंस कह लो, उन्होंने इस स्केल पर कभी मास प्रोटेस्ट नहीं करा था अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसको एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इंडिया में जो भेज रखा है वो अब रूल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये रिवोल्ट एक बार हो गया है, हालांकि रिवोल्ट अनसक्सेसफुल था, लेकिन एक बार अगर यहाँ पर ये जो क्रांति है, ये जो रिवोल्ट है, ये जो म्यूटिनी है, ये रेबेलियन है, आप कुछ भी कहो जिसको, ये कॉमन टर्म्स हैं इनकी, चाहे आप रिवोल्ट कहो, रेबेलियन कहो, तो ये जो रिवोल्ट है इसमें ये फिर से एक इफेक्ट पैदा करेगा, काउंटर इफेक्ट्स। मतलब सिंपल सा मतलब इसका ये है, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंग्लैंड में बैठे हुए सत्ता में लोग थे, वो ये समझ गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप खुद से अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियंस अगर एक बार उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। और इंडिया को वो लोग तो किसी भी कीमत से अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडीज़ और चाइना, जो वर्ल्ड के उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेजर ट्रेडिंग हब थे स्पाइसेस के, मसालों के, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कुछ शेयर अंग्रेज़ी सरकार के पास, इंग्लिश गवर्नमेंट के पास भी जा रहा था। तो इसी के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये डिसीजन लेती है। अब आप देखो, आपको समझ में आएगा। 1858 में, मतलब 1857 में रिवोल्ट हुआ और नेक्स्ट ईयर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है उस रिवोल्ट के बाद। रिवोल्ट हालांकि अनसक्सेसफुल था, लेकिन उनको डर था कि फ्यूचर में फिर से अगर ऐसा रिवोल्ट ना हो तो अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किस चीज़ के लिए, इंडिया को गवर्न करने के लिए। मतलब अभी तक जो गवर्निंग पावर्स थी, जैसे आप कहो रेवेन्यू कलेक्टिंग पावर्स या फिर सिविल जस्टिस पावर्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। लेकिन क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हो गया तो उसके नेक्स्ट ईयर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, जो इंग्लैंड में बैठे हुए किंग या फिर क्वीन थे, और उस टाइम पे क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ I, तो वो ये डिसाइड करती है कि अब
मैं ही इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगी, मेरी ही सरकार इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी। तो एक तरीके से दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग कहें, हम लोग ये कह सकते हैं 1858 के बाद जो इंडिया में स्टार्ट हुआ वो था क्राउन रूल, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, जो दबदबा था, जो इनकी ताकत थी, वो क्राउन रूल के साथ ही ख़त्म हो जाती है। इनकी यहाँ पर अब उतनी वर्थ नहीं रह जाती है, क्योंकि अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को चला रही थी। अब उनको रियलाइज़ हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा सकते हैं, और अगर इंडिया हाथ से गया तो बहुत सारा जो मेजर रेवेन्यू है उसका लॉस हो जाएगा इंग्लिश हुकूमत को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो आई होप आपको ये जो लाइन लिखी हुई है 1858 वाली कि इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली इंडिया को गवर्न करने के लिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। 1857 रिवोल्ट की बात तो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में करेंगे डिटेल से, लेकिन इसमें बड़े ही ज़्यादा फेमस लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा था। इनका नाम आपने सुना होगा, मंगल पांडे। ये ब्रिटिश रेजिमेंट के एक सिपाही थे, मतलब जो इंग्लिश आर्मी थी उसमें ये सर्व करते थे उस टाइम पे। और जो एक अफवाह उड़ी थी ब्रिटिश सरकार के अंदर कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो एक ऐसी राइफल्स का इस्तेमाल कर रही है जिसमें काउज और पिग्स का जो फ्लैश है वो यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदू और जो मुस्लिम्स थे उनके रिलीजन पर खतरा आ सकता है। तो जब मंगल पांडे को ये पता चला था तो इन्होंने जो उस टाइम पे ब्रिटिश इनके रेजिमेंट के जो लीडर थे उनको गोली मार दी थी, और यहीं से इनके रेजिमेंट में वो जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ। दूसरी फेमस लीडर, इनका भी नाम आपने सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इन्होंने भी 1857 का रिवोल्ट लड़ा था, और इंग्लिश जो गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी, उसको टाइम पे चैलेंज ये करती थी। और इनके बारे में एक फेमस लाइन आपने सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मुग़ल एम्पायर के जो एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा था। और जब ये रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ था तो जो रेबेलियस लीडर्स थे उन्होंने दिल्ली में आकर, क्योंकि ये दिल्ली में ही उस टाइम पे इनका दरबार था, इनका हॉल था, वहाँ पर आके इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें सपोर्ट दो। और ये भी क्योंकि इंग्लिश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे बहुत ज़्यादा तंग थे, और क्योंकि इनकी जो पावर और प्रेस्टीज थी अब वो उतनी ज़्यादा नहीं रह गई थी। तो उसके चलते इन्होंने जो रेबेलियस मासेस थी, जो रेबेलियन कर रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको उस मासेस को इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करा था। और एक फेमस मराठा वॉरियर थे नाना साहेब, इन्होंने भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा था। खैर और भी लीडर्स थे इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि एक बारी बात हो रही थी तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात होगी इसके बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन जो था उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम में। अब जब हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, जो ब्रिटेन के मोनार्क होते हैं, या तो वो किंग हो या क्वीन हो, मैंने आपको बताया था, वो इस क्राउन को पहनते हैं। और इसी क्राउन पे हमारा कोहिनूर डायमंड लगाया गया है, वो इसी को अपने ताज पर पहन के रखते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश क्राउन, उसका मतलब क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन को आप कह सकते हो एक किंग भी, ठीक है, जैसे किंग है, इन्होंने एक क्राउन पहना हुआ है यहाँ पर, ब्रिटेन के उस टाइम पे किंग थे। या आप ब्रिटिश क्राउन को रिलेट कर सकते हो क्वीन के साथ, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो आपको ये फ़ोटो दिख रही है ये अभी करेंट क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ II इनका नाम है। तो याद रखना 1600 में जिन्होंने चार्टर ग्रांट करा था वो क्वीन एलिजाबेथ I थी, लेकिन अभी जो कंटेम्प्रेरी 2020 के साल में अगर हम लोग बात करें तो अभी जो क्वीन है, इंग्लैंड की महारानी है, उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ II। और ये जो रूल था कि जिस टाइम से ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड करा कि अब हम लोग इंडिया की गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेंगे, ये जो रूल था जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक ये रूल कंटिन्यू रहा इंडिया के अंदर। मतलब अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी हावी नहीं हो पाई इंडिया के अंदर, अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद संभाल रही थी इंडिया का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली, और आज़ादी हमें कब मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब तक ब्रिटिश क्राउन ही इंडिया को रूल कर रहा था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इंडिया को रूल कर रही थी, जिसकी हेड थी उस टाइम पे क्वीन, ठीक है। और बीच में वेरियस किंग्स भी आए हैं, लेकिन 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ही इंडिया को रूल करता हुआ आया है।
इंडिपेंडेंस के साथ ही जब इंडिपेंडेंस की डिमांड उठी तो उसके साथ ही हमें एक नीड रियलाइज़ हुई कि हमारा भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिमांड उठने लगी बहुत सारे इंडियन लीडर्स के बीच में। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, मतलब इंडिया के संविधान को बनाने के लिए जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और ये बॉडी आती है 1946 में। ठीक है, मतलब आज़ादी से पहले ही देख लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क शुरू हो गया था। और अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, तो अगर आप यहाँ पर देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कहा जाता था, ये एक ऐसी बॉडी या फिर असेंबली थी पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर चुनकर वो लोग आए थे जो अपने अपने रीजन से इलेक्ट हुए थे। जैसे सपोज़ करो उस टाइम पे तो इंडिया में बड़ी सारी स्टेट्स थी, जैसे प्रिंसली स्टेट्स भी थी और प्रोविंसेस भी थे जो नॉर्मल स्टेट्स थी। तो अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे सपोज़ करो भोपाल एक प्रिंसली, भोपाल नहीं, जैसे हम लोग मान लेते कि मध्य प्रदेश, सपोज़ कर लेते कि मध्य प्रदेश एक उस टाइम पे स्टेट थी। तो मध्य प्रदेश की लोगों ने एक लीडर को चुना, एक पर्टिकुलर पर्सन को चुना, और ये जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए, तो ये जो पर्सन है ये इलेक्ट होकर जाएगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनने। तो ऐसी अलग अलग रीजन से लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस बॉडी में शामिल थे। और ये जो लोग थे इस बॉडी में जो शामिल थे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना और ड्राफ्ट करना, बनाना, और उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े और भी डॉक्यूमेंट्स को बनाना। मतलब सोल पर्पस इनका यह था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। और उसी के बेसिस पे अगर हमसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी थी उन पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो अलग अलग रीजन से आए थे इलेक्ट होकर, और इस बॉडी में शामिल थे ताकि वो हमारे देश का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें जिसका नाम आगे चलकर हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल भी देखा, तो इसका सिंबल था एलिफेंट। तो ये रही आपके सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पिक्चर। और इसी तरह से, मतलब ये उस टाइम का आप इसको पार्लियामेंट कह सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस पर्पस से बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो ये सारे जितने लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अपनी अपनी स्टेट्स अपनी अपनी असेंबली से चुनकर आए थे। किस पर्पस के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और जैसे आप यहाँ पर देखो ये पंडित नेहरू खड़े हैं, ठीक है, तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाते थे उस टाइम पे। आप बस ये याद रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो प्रोसेस है वो 1946 में स्टार्ट होता है। ठीक है, ईयर 1946 में स्टार्ट होता है। और वो फाइनली कब आता है पावर के अंदर, फोर्स के अंदर? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। 1946 में हमारा जो टास्क है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो स्टार्ट होता है। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको फिर से ये नेहरू दिख रहे हैं और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो ये देखो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है, मतलब लागू होना शुरू हो जाता है कि आज से, इस दिन से इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं अब वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लागू होंगी। मतलब नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और गुजरात से अरुणाचल तक, सारी की सारी बातें इसकी जो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बातें हैं इसकी वो लागू होंगी। तो ये चीज़ कब आती है? 26 जनवरी 1950 को। और ये अगर आप स्क्रीन पे देखो, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है। और जिस दिन ये रेडी हुआ तो 26 जनवरी 1950 को इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स थे सारे के सारे, उन्होंने साइन करा इस पर कि हम लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जवाहरलाल नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर दे रहे हैं। और उसी तरीके से जितने भी मेंबर्स थे, जैसे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उसी के साथ जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने अपने अपने सिग्नेचर दिए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पे कि हम सब लोगों का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। और इसी के साथ जो हमारा टास्क था
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पे जिस पे इम्पोर्टेंट सारे लीडर्स के ये सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने साइन करा था यहाँ पर, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फोर्स में आता है। कब फोर्स में आता है? 26 जनवरी 1950। और इसका काम कब स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का? 1949 में, ठीक है। सॉरी, टास्क स्टार्ट हुआ था 1946 में और वो कंप्लीट होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये मैंने 49 बोल दिया था, 46 है, ठीक है, नवंबर 1946। तो अब आप ये अगर पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। इंडिपेंडेंस के साथ ही हमें एक नीड फील हुई कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसको ये टास्क दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। 1946 में ये बॉडी आती है फोर्स के अंदर, और उसी के साथ 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू कर देती है, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी होता है और फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। और इसके साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, उसके जो बहुत सारे फीचर्स जो लिखे गए हैं उसमें, उसका इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल की वजह से आया है उसके अंदर। मतलब ब्रिटिश रूल अगर ना होता इंडिया के अंदर, तो जिस तरीके से हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रेजेंट पॉलिटी का स्ट्रक्चर है वो शेप हुआ है, वो ना होता। ब्रिटिश रूल की वजह से बड़े सारे जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी में, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश रूल का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर तो देखो जर्नल सी बात लिखी हुई है कि जो ब्रिटिश रूल था, मतलब यहाँ पर जनरल ब्रिटिश रूल की बात करी जा रही है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की या क्राउन की बात करी जा रही है, जो इंग्लैंड में बैठा करते थे, ब्रिटेन में बैठा करते थे। तो बहुत सारे जो इवेंट्स हैं ब्रिटिश रूल के अंदर जगह जगह पर, जैसे इंडिया तो सिर्फ एक कॉलोनी था ना, जैसे अफ्रीका के बड़े सारे देशों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा था। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, ब्रिटिश रूल ने, मतलब जहाँ से इनको ऑर्डर मिलता था, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, या आप यूके को, तो इन्होंने कुछ लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके रखे थे, मतलब हर एक कंट्री के लिए, हर एक कॉलोनी के लिए जिसको ये लोग रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो इनका एक लीगल फ्रेमवर्क था रूल करने का, मतलब एक पर्टिकुलर वे में सबका कॉमन रूल एक तरीके से ऐसे होना चाहिए। एक मिनट, इसको रब कर देते हैं। तो उसी लीगल फ्रेमवर्क के चलते इंडिया में, मतलब जिस टाइम पे उसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अंग्रेज़ी सरकार उस टाइम पे हुकूमत कर रही थी, रूल कर रही थी। तो इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल करी जाएगी, वहाँ पर गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का होगा। तो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से डिफाइंड होता था? एक लीगल फ्रेमवर्क से डिफाइंड होता था। और ये लीगल फ्रेमवर्क का ऑर्डर कौन देता था? ये ऑर्डर यूके से बनकर आता था। मतलब उस टाइम पे उधर के जो किंग या फिर क्वीन थे वो ये ऑर्डर देते थे कि आपको इस तरीके से, मतलब जैसे ये पॉइंट्स ले डाउन कर दिए कि आपको इस पर्टिकुलर तरीक़ों से इंडिया को रूल करना है। तो ये कुछ इवेंट्स और एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें ब्रिटिश रूल के अंदर, जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया को रूल करा जाता था। और इन्हीं इवेंट्स ने, मतलब जिस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क जो उस टाइम पे किंग और क्वीन देते थे, इन्हीं इवेंट्स ने हमारा जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है देश की आज़ादी के बाद, इन्हीं इवेंट से इंस्पायर होते हुए हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा। क्योंकि ऐसा नहीं था, मतलब इस लाइन का देखो सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ हम पे रूल करके चले गए तो हम लोग उनसे चिढ़ते थे। अच्छी बातें जो ब्रिटिश रूल की थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की थी, जिस तरीके का लीगल फ्रेमवर्क, मतलब जैसा कानून और रेवेन्यू कलेक्शन या उनका जो एक फ्रेमवर्क था कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उधर से कुछ अच्छी बातें निकल कर आती थी तो वो हमने अडॉप्ट करी है। और बहुत सारे फीचर्स हम लोग देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, बहुत सारे फीचर्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में हैं वो ब्रिटिश रूल से इंस्पायर्ड है, ब्रिटिश रूल से लिए गए हैं। उन्हीं को देखते हुए हमने वो चीज़ें अडॉप्ट करी हैं अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये चैप्टर जो है आपको कुछ इवेंट्स बताएगा, कुछ एक्ट्स के बारे में बताएगा, उनके प्रोविजंस के बारे में बताएगा कि ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट है वो मेजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे पड़ा।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे पढ़ा, तो इस तरीके के वेरियस एस्पेक्ट्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इन एस्पेक्ट्स को राइटर जो हैं वो दो क्या कहते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो वो दो हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं इसको। एक तो हो गया कंपनी रूल, कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, तो वो चलता है 1773 से लेकर 1858 तक, मतलब जो इनका उस टाइम पे जो ये लिखा हुआ है ना 1773, इसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पर एक्ट्स बनाने लग गए थे, कुछ लीगल फ्रेमवर्क ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाने लग गई थी इंडिया के लिए। तो वो जो लीगल फ्रेमवर्क जो चलता है एक्ट्स की फॉर्म में, कानून की फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। और क्राउन रूल जो चलता है वो चलता है 1858 से लेकर 1947 तक। अब ये डेट क्यों 1858 क्यों, हमने देखा जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी इंडिया को रूल करने की, और कंपनी रूल को टोटल एबॉलिश कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब काबिल नहीं है इंडिया को रूल करने के लिए। अब हम लोग खुद अंग्रेज़ी सरकार के जो लोग हैं अब इंडिया को रूल करेंगे, क्योंकि इंडिया जैसी इंपॉर्टेंट टेरिटरी को हम लोग अपने हाथ से किसी भी तरह से नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में हमें रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, अब देखो बार बार इस पेज के ऊपर एक टर्म आ रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। क्या डिफरेंस होता है? अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो और यूपीएससी के इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि आप सिर्फ इतना बता दो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बताओगे? तो देखो सिंपली अगर हम लोग बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो एक लीगल डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, मतलब फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट को। जैसे हमने देखा था ये किताब है, इस किताब को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया है, और इन्होंने जो भी पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, जो भी चैप्टर्स लिखे हैं, वो सारी बातें पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी के ऊपर लागू होंगी। और वो कैसे लागू होंगी? इसी डॉक्यूमेंट की मदद से। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट होता है जो पूरे के पूरे कंट्री में लागू होता है, और इसी लीगल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, कंट्री को एडमिनिस्टर या रन कैसे करा जाएगा। मतलब जैसे लॉ मेकिंग जो बॉडी है लेजिस्लेचर, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी जो है, तो इसकी फंक्शनिंग, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा। कि जैसे सपोज करो जुडिशरी को हम लोग ले लें कि जुडिशरी हमारे इंडिया में कितने लेवल्स पे डिवाइडेड है, तो आप कहोगे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट जो पूरे देश में एक है, फिर नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, फिर लोक अदालत भी होती है नीचे छोटे लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं। तो अब नंबर ऑफ जजेस इसमें कितने होंगे, वो कैसे चुने जाएंगे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका रिमूवल कैसा होगा, तो ये सब बातें किसी ना किसी बुक में तो लिखी गई होंगी ना। तो उस बुक को हम लोग कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, और इसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है अगर आप कहो तो एक वो पेपर है जिसपे कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो पूरे इंडिया के ऊपर लागू होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग बात करें कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है, तो देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पॉलिटी कहते हैं। मतलब पॉलिटी देखो कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, उस वर्किंग को, उस फंक्शनिंग को, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का इम्प्लीमेंट होता है, वो चल कैसे रहा है, वो सक्सेसफुल है या फेलियर है, इस चीज़ को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी ना तो कोई डॉक्यूमेंट है ना तो कोई सिस्टम होता है। फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये कितनी सक्सेसफुली पूरे देश में लागू हुआ है, कि लोग इसको मान रहे हैं, क्या ये बार बार चेंज होता रहता है, क्या ये डाइल्यूट हो गया है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसको हम लोग अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो किस हद तक ये सक्सेसफुल है या किस हद तक ये फेलियर है, इसको जो जानने का तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटी। तो अगर एक और डिफरेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रांच है लीगल स्टडीज़ की, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री स्टडीज़ की बॉडी है, और पॉलिटी एक्चुअली स्टडी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉलिटिकल साइंस की। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में देखो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें एडमिनिस्टर होती हैं, मतलब जो चीज़ें इस लीगल डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं वो फोर्स में आएंगी, उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वर्क करते हुए देखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज करो आप ये लिखा हुआ है कि जो पुलिस है उसके ये फॉलोइंग रूल्स एंड फंक्शंस है, अगर किसी ने मर्डर करा है तो उसको पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने ये मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी करेगी, और एक सेकेंड, इन पर्टिकुलर मामलों में जो पुलिस है वो अपराधी को अरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो पावर्स हैं अगर ये लीगल फ्रेमवर्क में जो जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये डिफाइंड है,
तो पॉलिटी की वर्किंग हम लोग कैसे दे सकते हैं पुलिस के कंटेक्स्ट में, कि जब एक्चुअली कहीं पर मर्डर कमिट होता है, क्राइम कमिट होता है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, जिसने करा होता है उसको पकड़ कर लेकर जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करती है। तो ये हमें एक्चुअल देखने को मिलता है कि हाँ सच में ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, और यही एडमिनिस्ट्रेशन की जो फील्ड है, फर्दर इसको आप कह सकते हो कि ये दिखाता है हमें कि इंडियन या मतलब जनरल अगर हम लोग गए तो वो पॉलिटी कैसी है, कि मतलब वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फंक्शनिंग, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वर्किंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल सा मीनिंग कुछ नहीं है इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, वर्किंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो अच्छा वर्क कर रहा है, बुरा वर्क कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसकी वर्किंग कैसी है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉलिटी। तो इसी के साथ हमारा जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा भले ही लगा, लेकिन ये बेस प्रिपेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये चैप्टर ज़्यादातर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ ओवरलैप करता है। अगर मैं आपको इतना नहीं समझाता तो अब जो हम एक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं उसका एक आपका बेस तैयार नहीं होता, आपको वो पता नहीं चलता कि उन एक्ट्स में ये एक पर्टिकुलर चीज़ दे रखी है तो वो क्यों दे रखी है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक्ट्स के बारे में, और एक्ट्स में भी सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी रूल के टाइम पे जैसे जो एक्ट्स आए थे, मतलब 1773 से लेकर 1858 के बीच में जितने भी एक्ट्स आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।